चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी, एपी बुलाते हैं इसको प्यार से, ठीक है। इजी है चैप्टर, काफी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कंसेप्ट आपको टच करने हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्रिकी वाले भी बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं एपी के। थोड़ा सा गौर करिएगा, अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा इसमें पढ़ने में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा उसका लिए। ओके, सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले देता हूँ, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 9, 12, 17, 23। कोई गैस कर सकता है अगला नंबर क्या है? एनी आइडिया? चलो ऐसा बताओ, 3, 6, 9, 12, 15, अगला क्या है? जो सीरीज, देखो इस सीरीज में और इस सीरीज में क्या फर्क है? बिल्कुल, इस सीरीज में अगर आप गौर करें तो आपकी दो टर्मों के बीच में, लगातार टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम है। तो अगर कोई पूछे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, और अल्फाबेट्स भी हो सकता है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which difference between the two consecutive terms is same। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? इट इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होता है, समझिएगा पहले, ठीक है। इट इज अ सीक्वेंस in which difference between in which difference between two consecutive terms, two consecutive, consecutive क्या होता है अक्षरा? लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। सो इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम या इज इक्वल, कुछ भी आप बोल दीजिए। मतलब ये है कि एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा कुछ नंबर का पैटर्न जिसमें दो टर्मों के बीच में डिफरेंस कैसा है? सेम है, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है नंबर्स का, जिसमें दो लगातार टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? सेम होगा, ठीक है। चलो मैं एक और सीक्वेंस लिख देता हूं आपके आगे, हालांकि आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, देखिएगा। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, अगला क्या होगा? 31, अगला क्या होगा? 36, 31 क्या बोला? 31 क्या बोला? ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है अगला जो है वो 6 का स्क्वायर आएगा, वो 36 होगा। और हम प्रोडिक्शन कर भी पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि आप जिनका प्रोडिक्शन कर सकते हैं वो एपी हो जाता है, नहीं नहीं, लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है? अब आप बताइए इसमें क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 है। डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस कितना है? 9। यहाँ डिफरेंस फिर आपके पास होगा, तो यहाँ डिफरेंस बदल रहे हैं। सबसे पहले में आपके पास 3 गया, अगले में आपके पास 5 है, फिर 7, फिर 9, फिर आगे बस। डिफरेंस अब भी सेम है, दो दो बार। बाबू इधर डिफरेंस कितने का है? इधर डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, डिफरेंसों के बीच में डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, समझ में आई बात? ठीक है। तो पैटर्न की बात नहीं है, बात है डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स शुड बी सेम, ठीक है।
ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो टर्मों के बीच में दो लगातार टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है एपी। समझ में आया एपी क्या होता है? तो एपी आपके पास क्या है मनीष? इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस in which difference between two consecutive terms is same। ठीक है, दो लगातार टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है गर्वित? ओके, चलिए मैं एक एपी लिख देता हूं आपके सामने। यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है, यहाँ 9 है, ये 12 है, ये 15। एपी है कि नहीं है? एपी है, आंसर है यस। अच्छा एक और एपी लिख रहा हूं मैं। 12 10 8 6 4। अच्छा दोनों एपीज में फर्क क्या है भावना जी? बहुत बढ़िया। एक एपी भैया बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग है और एक एपी जो है वो डिसेंडिंग है, वो घटती हुई है। तो अगर घटती हुई है या बढ़ती हुई है तो देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं यहां पर डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो आपको लगातार टर्मों को क्या करना है? माइनस। और लगातार टर्मों का मतलब ये नहीं है कि जो बड़ी है उसको छोटे में से माइनस कर दो, नहीं नहीं, पीछे वाली टर्म में से अगले वाली टर्म को माइनस करवाना। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें 6 में से क्या माइनस कराना है? 3। और आंसर कितना आएगा? 3। तो मतलब इस केस का जो डी है बढ़ता हुआ, बढ़ती हुई टर्मों का, बढ़ती हुई एपी का जो डिफरेंस है वो कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है वो? पॉजिटिव। यहां पे निकालते हैं डी, लेट इट बी यहाँ D1 और ये D2। हाँ भाई कितना हो जाएगा? 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा? क्या सीखने को मिला? नेगेटिव। क्या मतलब ऑब्जर्वेशन? डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर डिफरेंस नेगेटिव नहीं हुआ मतलब बढ़ोतरी अगर नेगेटिव से नहीं हो रही तो फिर वो चीज कम कैसे हो सकती? भाई कोई चीज है, मान लो आपका पैसा है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो क्या समझते हो तुम इस बात से कि कोई तो बंदा है जो पैसे को बाहर निकाल रहा है या खर्च तुम कर रहे हो। पर अगर दिन ब दिन पैसा बढ़ता जा रहा है आपके अकाउंट में, मान लीजिए पहले 100 थे, फिर 150 हो गए, फिर 175 हो गए, फिर आपका 200 हो गए, फिर 250 हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं से तो भी पैसा आ रहा है, प्लस हो रहा है मामला। तो अगर आपकी एपी घटती हुई है तो समझिए इस बात को, डी कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर आपकी एपी बढ़ती हुई है तो समझिए डी कैसा होगा? नेगेटिव। दो तरीके की एपीज होती है, एक असेंडिंग एपी, एक डिसेंडिंग एपी। डिसेंडिंग एपी में जो आपका डी है वो नेगेटिव होता है, और असेंडिंग एपी, बढ़ती हुई एपी में आपका जो डी है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। समझ में आ गया? ठीक है मनीष, क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो तरीके की एपी है, और बढ़ती हुई और घटती हुई। बढ़ती हुई एपी में डी जो है आपका पॉजिटिव रहेगा, घटती हुई में डी नेगेटिव होगा। ठीक है, आइए चलिए एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं फटाफट। यहाँ पे 3 है, ये 6 है, यहाँ 9 है, ये 12 15 और 18। ठीक है, ये आपके पास एपी है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ी दो चीजें थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाएंगे एक बार। एक होता है रैंक, या फिर इसको रैंक के थ्रू नहीं समझते, इसको एक्चुअली रोल नंबर के थ्रू समझ लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक होता है रोल नंबर और एक होता है स्टूडेंट नेम, दो चीजें हैं। तो आपकी क्लास में मान लो यही क्लास हमारी, ठीक है, लेट इट बी, इसका रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके। अब अगर मैं कहूं कि भाई रोल नंबर 3 कौन है, तो 1 2 और 3, मयंक इज रोल नंबर 3। तो ये जो मयंक है ये है वैल्यू, और 3 जो है ये इसका क्या है? रोल नंबर है। इसका क्या है? रोल नंबर है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये एपी लिखी है तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि ये जो 9 है ये तो वैल्यू है, और ये इसका रैंक क्या है? 3 थर्ड। तो दो चीजें होती है सीक्वेंस में हमेशा, एक तो उस रैंक की वैल्यू और एक वो रैंक खुद। ठीक है, दो चीजें हैं, आप दो चीजों के साथ डील करोगे।
बच्चा पूरा चैप्टर निकल जाता है, यही क्लियर नहीं होता कि कब तो रैंक की बात हो रही है और कब वैल्यू की बात हो रही है। जो बच्चा इस बात को समझता है ना कि रैंक और वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं, रैंक जब हम डील करेंगे तो हमें एन निकालना है, वैल्यू जब हम डील करेंगे तो हमें ए एन निकालना है। मैं भी समझाऊंगा आपको, वैल्यूज को ए एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को ये समझ में आता है उसके लिए एपी चैप्टर बड़ा आसान है, जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत बड़ी महाभारत है। कि क्वेश्चनों में वो घुमा घुमा के पूछते हैं, हाँ भाई थर्ड टर्म बताओ, 72 कौन से रैंक पर आएगा वो बताओ। तो अब यहाँ पे 72 क्या है बताओ। 72 वैल्यू है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 72 कौन से रैंक पर आएगा। मैं अगर आपसे पूछूं क्या भाई थर्ड रैंक पे कौन आ रहा है, तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर मैं पूछूं 72 का रैंक क्या है, तो अब मुझे क्या निकालना है, रैंक, मुझे वैल्यू दी हुई है। तो यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि दो चीजें होती हैं, एक होता है रैंक पोजीशन और एक होता है वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, पोजीशन कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। रैंक कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। मैं देखो जैसे आप लोग भी क्रिकेट खेलते हो तो आप लोग भी कहते हो यहाँ पे मेरी बच्ची कौन से नंबर पे आएगी, तीसरे पे, चौथे पे। अब मान लो कोई बच्चा बीच में आ गया तो उसको बहलाने फुसलाने, बेटा तेरी तेरी 3.5 पे आएगी बच्ची। 3.5 कोई नंबर है ही नहीं, या तो 3 के बाद डायरेक्ट 4 आता है, 3.5 क्या होता है बीच में, ठीक है। तो वो तो बहलाने फुसलाने के लिए कह देते हैं। तो रैंक आपका कभी भी, ये नोट डाउन करने वाली बात है कि रैंक कभी भी आपका ना तो नेगेटिव आएगा, ना कभी आपका डेसिमल आएगा, ना कभी आपका फ्रैक्शन में आएगा। वो एक सिंपल नंबर आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा और वो पॉजिटिव होगा। भाई जीरो रैंक नहीं कंसीडर करते हैं, फर्स्ट रैंक 1 रैंक होता है, जीरो रैंक कुछ नहीं, ठीक है। जीरो बच्चे कुछ नहीं, किसी बच्चे का क्लास में जीरो रैंक नहीं आ सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 3.5 भी कुछ नहीं आता रैंक, या तो थर्ड आएगा या तो क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। दो चीजें हम यहाँ डील करेंगे, एक है रैंक, आप इसको पोजीशन से भी कह सकते हैं, पोजीशन, और एक होगी वैल्यू। एक क्या होगी आपके पास, वैल्यू। एक होगा रैंक या फिर पोजीशन। रैंक या पोजीशन को डिनोट किया जाता है एन से, एन एन करके बोलते हैं कि N7। अब जैसे मान लो मैं इसी की बात कर लूं, जैसे मेरे सामने एपी लिखी हुई है, तो इसका जो रैंक है वो फर्स्ट है, 1 फर्स्ट। इसका रैंक जो है वो सेकंड। एन 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 इन्हीं के लिए, एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, एन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसे 14 है तो आपके पास एन इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। ये फिफ्थ रैंक है और ये सिक्स्थ। तो रैंक या पोजीशंस जो हैं वो सिंपल नंबर से डिनोट होंगी, और जो वैल्यूज हैं वो ए एन करके डिनोट होंगी। मतलब भैया कि जैसे मान लो ये है, ये फर्स्ट रैंक पे है ना, तो मैं इसको बुलाऊंगा A1। मतलब मैं कहीं पे अगर 3 लिखूंगा ना तो मैं ऐसा लिखूंगा A1 इक्वल्स टू 3। अब A1 से क्लियर पता चलता है कि आप फर्स्ट रैंक की वैल्यू की बात कर रहे हो। अब इसी तरीके से अगर 6 की बात करेंगे तो इसको बुलाएंगे हम A2, इसको बुलाएंगे हम A3, ये A4, A5 और ये वाले को बुलाएंगे हम A6। तो ये रैंक्स हैं, ये रैंक है और ये वैल्यूज है। तो वैल्यूज को हमेशा ए एन करके डिनोट किया जाता है, वेयर एज रैंक को हमेशा सिंगल एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो आप एक ऐसे सीक्वेंस के साथ डील करेंगे अब जिसमें दो टर्मों के बीच का लगातार डिफरेंस कैसा होगा, सेम हो, क्लियर। और ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, एपी। एपी आपके पास दो तरीके की है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग एपी बढ़ती हुई एपी होती है, जिसमें डी आपका हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। और डिसेंडिंग एपी जो होती है वो घटती हुई होती है, जिसमें डी आपका हमेशा होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डी है तो बात समझने की है कि भाई आपकी एपी बढ़ रही है, और जो आंसर आएगा वो पिछले आंसर के मुकाबले बड़ा ही आएगा, जो भी होगा, ठीक है। ओके, फिर हमने ये भी देखा कि भाई डी निकालने के लिए लगातार दो टर्मों को माइनस करना पड़ता है, और दूसरे रैंक वाली पोजीशन, दूसरे वाले रैंक में से पहले वाले रैंक वाली टर्म को माइनस कर दो। तो अगर कोई डी का फॉर्मूला पूछ रहा है तो एक्चुअली में A2 माइनस A1 लिख सकते हैं आप, सेकेंड रैंक। डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस।
आराम से समझिए, जितना आराम से समझेंगे इस चैप्टर को उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए और औरों के लिए मुश्किल। ठीक है, तो हाँ जी, और हम वैल्यू को रैंडमली लिखते हैं पर डिफरेंस है वो तो वैल्यूज लिख दीजिए रैंडम, बताओ। 2 2, 12 12, 24 24, 48 इनके बीच में डिफरेंस सेम है? श्योर? मुझे तो यहाँ 10 का लग रहा है और यहाँ 12 का लग रहा है। नहीं, या 22 लिखो। हाँ, 32, 42। आप क्या चाहते हो बताओ? रैंडम लिखते हैं 42 को यार आगे करते हैं 42 को आगे कर दे तो फिर डिफरेंस सेम कैसे हो जाएगा? मान लो 42 आपने यहाँ कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, अब बताओ डिफरेंस कहाँ से है? डिफरेंस वैरी करेगा ना, तो ये एपी नहीं है। टर्म्स बदलोगे आप, इधर उधर करोगे और कंसिडर करोगे कि वो सेम सीक्वेंस बनाएंगी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है दो टर्मों के बीच में लगातार डिफरेंस, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। फॉर्मूला ज्यादातर A2 माइनस A1 यूज होता है, बट एक्चुअल अगर आप फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो AN-1 पिछला वाला सही है, अगला वाला मैं से पिछला वाला, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। भैया क्या डी नेगेटिव आ सकता है युवराज? क्या डी डेसिमल में आ सकता है? बताओ क्यों, पूछ रहा हूँ क्यों नहीं, बताओ। चलो आप देखते हैं। 0.2 भैया, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1 और फिर 1.2। अब बताइए क्या ये एपी है? नहीं है मैंने कही है, रैंक की गई मैंने रैंक की गई है। रैंक कभी डेसिमल्स में नहीं आता। डी आ सकती है, वैल्यूज तो हो सकती है, वैल्यूज कैन बी एनी वैल्यू। हाँ जी बोलो बोलो। डिस्टेंस जीरो, जीरो में डिस्टेंस। आइए करते हैं। डिफरेंस कैसे निकालेंगे भैया? A2 माइनस, तो कितना हो जाएगा? 0.4 माइनस, तो 0.4 में से 0.2 गया तो कितना बचा? तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0.2 का है। आइए इनको और देख लेते हैं। फिर इसमें भी कितने का है? तो क्या ये एपी है? आंसर है यस। तो क्या सीखा आप लोगों ने कि डी आपका क्या हो सकता है? डेसिमल। डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव हो सकता है, डी फ्रैक्शन हो सकता है, डी कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंस है। डी जीरो भी हो सकता है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस ना हो मान लो 4 4 4 4 4 का ही अगर सीक्वेंस बना हुआ है, ये तो इसमें रैंक निकाल ले तो हाँ तो ठीक है, सबका रैंक बढ़ता रहे बेशक से, वैल्यू सेम आ रही है। 4 का रैंक निकालो 4 से 4 लेते 4 का रैंक पूछे तो कौन सा बताएंगे फर्स्ट के लास्ट भाई फोर्थ का ऐसे रैंक नहीं पूछेगा, फोर का उसमें इस केस में एनी रैंक चला जाएगा। कोई भी बता दो, सब सही है। हाँ जी पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? अगर किसी में कॉमन डिफरेंस ना हो तो वो एपी ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया वहां पे। वो एपी नहीं है। आप जो डीलिंग करेंगे वो ऐसे सीक्वेंस के साथ करेंगे जिसमें जो एपी होगा। कौन सा वाला होगा? ये वाला। इनको कर देते माइनस। कौन सा रैंक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। आप डी जो है वो A6 माइनस A5 से भी निकाल सकते हैं। A6 कितना है? 1.2। A5 कितना है? 1। तो आइए 1.2 और 1 0.2 डिफरेंस है। हाँ जी, और बताइए। एन क्या रहता है? अभी हम आए नहीं है एन पे, बट बताते हैं। यहां तक कुछ इश्यू है तो बताइए। जहां भी बदलेगा फिर वहां फिर मतलब वो एक ही नहीं है, डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए। मान लीजिए आपके स्टार्टिंग के 5 मैच कर रहे हैं, आगे नहीं कर रहे हैं मैच, तो फिर वो एपी नहीं है। नहीं, एपी पूरा सीक्वेंस होता है, पहले ही 5 टर्म में एपी में, बाद की नहीं है, ऐसा नहीं चलता।
कहां तक होता है भाई? देखो आपके लेवल पे ना ऐसा कोई एपी ऐसा क्वेश्चन कोई आपको नहीं मिलेगा कि जो स्टार्टिंग में हो और बाद में ना हो, मतलब धोखेधड़ी नहीं चलेगी। जहां नहीं हो रहा होगा ना वहां आपको मेंशन कर देगा, देखो नहीं हो रहा। आपके लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि नहीं स्टार्टिंग में तो चल रहा है और बाद में जाके ऐसे डॉट 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 लगा दिया और कहीं आगे जाके ये बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा आपके आपके लेवल पर। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी, क्लियर है? तो ये आपके पास सीक्वेंस था हम लोगों ने। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और हम इस चीज के बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 हो गया, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, 28, फिर आगे। ठीक है, क्या ये एपी है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। नहीं है कैसे? डॉट 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 लगे इनफाइनाइट फॉर्म है तो 29 भी आ सकता है फिर यहाँ क्यों आएगा नो अरे मैंने अभी चलो ठीक है, आपके लेवल पे आप ये नहीं लेते बस, बट अभी let it be. It's a start ना। Why to create confusion unnecessary? हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ आपके लेवल पे, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपके लेवल पे ऐसा कुछ नहीं आएगा कि जो स्टार्टिंग में है और आगे चल के नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक दिख रहा है एपी तो समझ लीजिए वही पैटर्न चलना है। ये आगे जो डॉट 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 लिखे ना, दीज आर जस्ट फॉर्मेलिटीज। कि आप रिदम ब्रेक नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, इसी सीक्वेंस चलता रहेगा, और जो भी सीक्वेंस होगा ना वो इन्हीं में ही पता चल जाएगा आपको। अगर बिगड़ रहा होगा तो इन्हीं में बिगड़ेगा, सुधर रहा होगा तो इन्हीं में मेंटेन रहेगा, और इनमें अगर मेंटेन है तो आगे चल के नहीं बिगड़ेगा, डोंट वरी। अब कुछ चीजें हैं हम जो गौर करेंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ तो माना तो कर दी, और इसको क्या मजाक बनाना है? यहां तक ठीक है, समझ में आया? ओके चलिए, एक चीज और थोड़ा सा गौर करेंगे। अच्छा, यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? चार का, है ना? 4 से हम बढ़ा रहे हैं हर बार। चलो, हाँ क्या कह रहे हो? इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग 7 रख रहे हैं और 4 से बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा? 11। अगला 19 चलो आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इन दो टर्मों के बीच में डिफरेंस कितना है? अगले का भी 3 ही होगा और इधर कितने का है? क्या चीज समझ में आएगी? दोनों कॉमन 4 है तो एक मिनट, लेट मी। दो एपीज अगर हम लिखें और अगर उन दोनों एपीज को सेम नंबर से बढ़ाएं, आगे मैंने दोनों एपीज को 4 से बढ़ाया है। हाँ मतलब बढ़ाया, डिफरेंस सेम, दोनों को मैंने 4 से बढ़ाया, पर एक को 4 से एक को 3 से बढ़ाओ तो वेरिएशन मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को 4 से बढ़ाएं, दोनों को मतलब सेम डिफरेंस से बढ़ाएं, तो टर्मों के बीच में जो डिफरेंस आपका स्टार्टिंग में था ना, वही डिफरेंस आपका पूरा एपी मेंटेन करेगा। मैंने यहाँ पता लगा लिया कि डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 3 का। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का, देखो 3 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, किसी भी टर्म के बीच में देख लीजिए डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो आपने इससे ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर दो एपीज हैं अगर आपके पास, और अगर आप दोनों एपीज को सेम डिजिट से बढ़ाते हैं, तो जो डिफरेंस आपका स्टार्टिंग में था ना, वही डिफरेंस पूरे एपी में रहेगा। समझ में आया? डिफरेंस चेंज कर तब भी तो सेम होगा भाई उस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक एग्जाम्पल से। सब ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आएगी बात? ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। आप बाकी इस पे बाकी आप खुद भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मैंने जो ऑब्जर्वेशन करे मैं तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप कोई नए ऑब्जर्वेशन के साथ आ जाए। ऑब्जर्वेशन इनफाइनाइट होते हैं, आपने कुछ करने हैं, मैंने कुछ करने हैं, फिर हमने डिस्कस करना, उस पर बात करनी। क्लियर? चलिए, अब ए एन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ 12 था, फिर आपके पास 16, फिर 20, फिर 24, और हम ऐसे आगे बढ़ते रहे, और मान लीजिए एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर तक हम गए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 40 मान लीजिए मैं तो कह रहा हूँ वो आपका 224 है।
कितना है वो? 224 आएगा, डोंट वरी। 4 का टेबल लिखा है ना आपने, तो लास्ट का नंबर अगर नहीं तो नहीं हुआ, तो आपका एपी रुक जाएगा। इसको रैंक इसकी 56 रैंक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, समझ में आया? मान लीजिए मैंने यहां तक लिख दिया। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि एएन क्या है, क्योंकि बहुत सारे टीचर इस बात को भी बोलते हैं कि एएन जो है वो लास्ट टर्म होती है। और एक और सिंबल भी यूज होता है इसके लिए, एल। ठीक है, नहीं ये सिंबल्स हैं, एक एल हो गया, एक एएन हो गया, और इन सिंबलों को लास्ट टर्म के नाम से मतलब पॉपुलर किया है ना। और मैं है, हाँ उस पर मैं बात करूंगा। देखो, जो एएन है ना, उसका मतलब कभी भी लास्ट टर्म मेरे को तो नहीं लगता कि होता। हाँ, एल के लिए आप लास्ट टर्म कह सकते हो। फिर भैया एएन क्या है? एन नहीं, वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी है। एएन का मतलब है वो टर्म, वो टर्म की वैल्यू जिसके साथ, जिसमें आप डीलिंग करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कल को मेरा मन कर रहा है 1 3 और 3 6, कल को मेरा मन कर रहा है मैं 11वीं टर्म निकाल लूं, तो उस टाइम के लिए मेरा एएन किसका काम करेगा? A11 का। ठीक है, उस टाइम के लिए मेरा एएन किसका काम करेगा? 11। अब कल को मान लो आपका मन करता है कि ना मैं तो लास्ट वाली टर्म निकालना चाहता हूं, तो उस दौरान मेरा एएन किसका काम करेगा? लास्ट वाली टर्म का भी करेगा। तो इसका मतलब भैया एएन किसी भी टर्म का काम कर सकता है। आंसर है यस, एएन किसी भी टर्म का काम कर सकता है। ये चीज आपको एग्जांपल्स के थ्रू, एग्जाम मतलब क्वेश्चंस करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगी। अभी फिलहाल के लिए अपने दिमाग में इतना रखिए कि एएन जो है वो कोई सा भी रैंक ले सकता है, उसकी मर्जी है। उसका मन करता है नहीं मैं तो चौथा रैंक ले लूं, तो एएन आपका चौथा रैंक भी ले सकता है। एएन इक्वल टू A4 भी हो सकता है अगर वो चाहे तो। हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में एएन का यूज, बट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बच्चों को ज्यादा समझाना ना पड़े, इसलिए टीचर्स एएन को क्या बोल देते हैं, क्या ही है? लास्ट टर्म। बट मेरा कहना है एएन जो है वो आपका लास्ट टर्म नहीं होता, वो होता है करंट टर्म। जिस टर्म के साथ आप डील कर रहे हो ना एट द मोमेंट, वो होता है आपका एएन। हर बार लास्ट टर्म नहीं रखते हम एएन। कभी कभी हम, जैसे मान लो हमें A16 निकालना, मतलब हमें 16वीं टर्म निकालनी है, तो उस दौरान हम उसको एएन बोल देंगे। देखो जैसे मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, मान लो 224 तक है, और मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ना जी मेरे को तो वो जो 100 आएगा ना उसका रैंक निकाल के दो। उसका क्या निकाल के दीजिए? रैंक। तो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं इस एएन को किसके इक्वल रख दूंगा? अब तुम खुद देखो मेरी लास्ट टर्म कितनी थी? 224 ना, तो एएन तो नहीं बदलना चाहिए ना हिसाब से, पर आपके टीचर एएन को 100 कर देंगे उस टाइम पे जब आप उनको टर्म निकालने को बोलेंगे, ऑटोमेटिकली ये करेंगे वो। तो एएन का मतलब लास्ट टर्म नहीं होता, लास्ट टर्म होता है एल। और एएन जो होता है वो तो आपका मूवेबल है, आप कहीं भी उसको मूव करा सकते हो अपने हिसाब से। जिस टर्म को आप निकलवाना चाहते हो ना उसको थोड़ी देर के लिए उसकी वैल्यू मान लो। एल मूव नहीं होता, एल फिक्स है, लास्ट टर्म है। पर एएन मूव होता है। एएन आपके डिपेंडिंग अपॉन, मान लो आपका मन कर रहा है 100वीं वैल्यू की टर्म निकालनी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं एएन किसके बराबर मान लूंगा? 100, और मैं एन निकाल दूंगा। वो एन कैसे निकलेगा वो छोड़िए, पर मैं निकाल दूंगा, और मैं उसको एन को थोड़ी देर के लिए 100। अब कल को मान लो भावना बोल लगे ना भैया मेरे को आप ये बताओ 84 कितने पे आएगा, तो मैं एएन को फिर क्या सेट करवा दूंगा? 84 भी सेट करवा दूंगा। तो आप समझ रहे हैं, जिस चीज को निकालना है उसकी वैल्यू को एएन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एएन कोई फिक्स नहीं होता, एएन बदलता रहता है हर बार। समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का? ठीक है, तो एपी क्या रहता है भाई? सीक्वेंस जिसमें आपकी लगातार टर्मों के बीच में डिफरेंस कैसा है? सेम। ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रैंक होते हैं उनको एन से डिनोट करते हैं, जो वैल्यूज होती हैं उनको एएन से डिनोट करते हैं। दो टर्मों के बीच के लगातार डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको डी से डिनोट किया जाता है। ये A2 माइनस A1 के नाम से भी हो सकता है। बड़ी वैल्यूज को नहीं देखना, A2 माइनस A1 कर देना है क्लियर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका मैटर नहीं है, क्योंकि डी नेगेटिव भी होता है, डी
पॉजिटिव भी होता है डी, डेसिमल में भी होता है डी, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, रैंक कभी भी आपका डेसिमल्स में नहीं होगा, मतलब एन कभी भी आपका डेसिमल में नहीं आएगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो एक कंप्लीट नंबर आएगा प्रॉपर, 7, 6, 10 ऐसे करके आएगा एन हमेशा। एन के ऊपर ही कंडीशन है, क्योंकि रैंक कभी भी डेसिमल्स में नहीं आता, ना रैंक कभी नेगेटिव होता, ना रैंक कभी 0 होता। ठीक है, रैंक फ्रैक्शंस में भी नहीं आता। रैंक आपका प्रॉपर एक नंबर आएगा। 10वां रैंक आया है जी क्लास में लड़के का, 8वां आया है, ऐसा नहीं आएगा जी 8.5वां आया है। 8.5वां रैंक क्या होता है? या तो 8वां होगा या तो 9वां होगा, ये बीच में रैंक क्या है? समझ में आई चीज? ठीक है, तो यहां तक आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएगा ना, बेसिक इंट्रो थोड़ा देख के आएगा, देखेंगे तो आपको आगे की स्टोरी कनेक्ट होगी। जो नहीं देख के आएगा भाई उसके लिए तो फिर ठीक है, अपने आप